हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे PTF IAS अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो अभी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग उनके उत्तराधिकारी जिसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर हो जाता है। बिंबिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक है, मगध पे राज करने वाला पहला सम्राट, और ये हैं मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। हालांकि एक छोटा सा कहानी है। बचपन से ही चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर खिलाता था, बचपन से ही, क्योंकि चाणक्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात था कि हमें एक दिन इसे सम्राट बनाना है, इसे राजा बनाना है। तो राजा के लिए कितनी तकलीफें होती है, क्या षड्यंत्र लोग कर सकता है, उन सारे षड्यंत्रों से बचाने के लिए, उस सारे षड्यंत्र से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर खिलाई जाती थी। उस जमाने में 20 कन्याएं होती थी। 20 कन्याओं को भी बचपन में जो खूबसूरत लड़कियां होती थी, कोई राजा उसे खरीद लेता था और जवान होने तक उस बच्ची को थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर खिलाई जाती थी। जब वो लड़की जवान हो जाती थी तब वो लड़की को किसी राजा के पास भेजा जाता था स्वागत के लिए, है ना, और पता चलता था कि वो राजा की मृत्यु हो गई। ये बात चाणक्य को पता था कि ऐसे षड्यंत्र अन्य राजाओं के द्वारा हो सकता है किया जाए। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वो बचपन से ही, यानी कि सारी समस्याओं का सामना वो कर सके, इसके लिए चाणक्य शुरू से ही चंद्रगुप्त मौर्य को जहर खिलाता था। जवान हो गया, शादी वादी हो गई जब चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जब वो सम्राट बना, जब मगध का वो सम्राट बना, मौर्य का जब सम्राट बना, तो पता चला कि उसके खाने के बाद उस टेबल पे तुरंत उसकी बीवी बैठ गई खाने के लिए, उसके जूठन में खाने लगी। जैसे ही एक निवाला उसने अपने गले से उतारा, वो तुरंत बेहोश हो गई। जितने भी दरबारी थे सभी लोगों ने देखा, तो देखने के बाद ये सूचना तुरंत चाणक्य के पास गया। चाणक्य तुरंत दौड़े हुए आए और पेट उस फाड़ करके, जिस तरह से आप देखते हैं बच्चे को इशू कराते समय में 2 तरीके हो जाते हैं। एक हो जाता है ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन के तहत उन्होंने उस महिला का पेट मतलब सर्जरी करके उस बच्चे को निकाला तब तक उस जहर का प्रभाव इतना ज़्यादा इस बच्चे के ऊपर हो गया कि चेचक की तरह काला काला बूंदा जो है पूरे बड़े पे आ गया। इसीलिए इस बच्चे का नाम जो है बिंदुसार उसी समय रख दिया गया। ये है कहानी, बाकी तो आपको बहुत पता ही होगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं बिंदुसार का शासनकाल 297 से लेकर के, इसका जो शासनकाल है ना, इसका शासनकाल 297-98 मान लीजिए, 297 BC से लेकर के 273 BC तक माना जाता है। 297 BC कहीं या 298 कहीं लिखा होता है, और ये 273 BC तक ये शासन करते हैं। यूनानी ग्रंथ में इनको अमित्रोचेटस कहा जाता है। यूनानी ग्रंथ में पूछा जा सकता है आपसे, यूनानी ग्रंथों में इन्हें अमित्रोचेटस कहा जाता है, मतलब अमित घात कहा जाता है। मतलब या अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। इसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। इसका अर्थ है अमित्रघात या अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में कहा गया है। इनको यूनानी ग्रंथों के, जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा, क्योंकि ये बात पता है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लेते हैं, और जैन धर्म को अपनाने के बाद वो गद्दी त्यागते हैं अपने पुत्र के लिए। उसके बाद
वो श्रवण बेलगोला चल जाते हैं, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस गद्दी पे बैठा कौन? उनका पुत्र बिंदुसार। और बिंदुसार गद्दी पे बैठा तो बैठने के बाद तक्षशिला में विद्रोह हो गया। इन्हीं के समय में, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, और यहीं इसी के आचार्य थे चाणक्य। जहाँ पे तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, इसी तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, बिंदुसार के समय विद्रोह होता है। बिंदुसार पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजते हैं। यहाँ पे पहले ये सुसीम को भेजते हैं, लेकिन जब सुसीम से ये काम नहीं चलता, तब फिर बाद में अशोक को भेजते हैं। अशोक को भेजते हैं। कहा जाता है कि उस समय अशोक सम्राट उज्जैनी के गवर्नर थे। अशोक सम्राट उस समय उज्जैनी के गवर्नर थे। हो सकता है ये सवाल पूछिए आपसे। और अशोक सम्राट ने उस तक्षशिला को दबाया। एक चीज़ और भी था, ये तक्षशिला को जब अशोक सम्राट दबा रहे थे, तब वहाँ की जनता ये कह रही थी कि हमें राजा से कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो यहाँ दबाए जा रहे हैं, जो अमात्य हमारे ऊपर जो जुल्म करते हैं, हम उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। ये तक्षशिला में अशोक से ये बात कही गई थी, यहाँ की जनता जो है वो कह रहा था। नेक्स्ट, कहा जाता है कि दुनिया में देखिएगा बहुत ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने अपना विदेश नीति बड़ा सुंदर बनाया। आज हमारा भारत देखिए, भारत का विदेश नीति बहुत ही खूबसूरत हो गया है। प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठे, उन्होंने विदेश नीतियाँ बहुत बेहतर बना ली। इतना ही नहीं, जब हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य में इस बिंदुसार के बारे में पढ़िए, इनकी विदेश नीति बड़ा खूबसूरत थी। इन्होंने विदेशों के साथ बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध रखा था, जिसमें हम लोग देखेंगे मिस्र के शासक, इन्होंने यहाँ पे मिस्र के शासक जो है टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ, टॉलमी फिलाडेल्फस, बिंदुसार ने मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ बहुत अच्छा संबंध रखा। और टॉलमी फिलाडेल्फस ने अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसका नाम था डायनोसियस। डायनोसियस नाम था इसका, डायनोसियस। और ये किसके अनुसार है? अगर पूछे कि किसके अनुसार है ना, तो देखिए स्ट्रैबो ये बात कहता है कि मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा। पूछा गया सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और दूसरा हो जाएगा आपका सीरिया। दूसरा हो जाता है सीरिया, और सीरिया के जो शासक है एंटियोकस प्रथम है। एंटियोकस प्रथम हो जाएंगे। एंटियोकस प्रथम ने भी राजदूत अपना भेजा बिंदुसार के दरबार में, और वो राजदूत पाटलिपुत्र गया। यानी कि सीरिया के जो शासक हैं जिनका नाम है एंटियोकस प्रथम ने यहाँ पे एक डायमेसस नामक एक राजदूत भेजा। और ये राजदूत ये इंडिका का जो मेगास्थनीज उन्हीं के जगह पर ये आया, डायमेकस। और ये सीरिया के एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, यह राजदूत था, है ना। पूछा गया सवाल है ये पूछा गया सवाल है। और यह पाटलिपुत्र आता है, पाटलिपुत्र। संबंध अच्छे होने के बाद लोग एक दूसरे से लेन देन करने लगते हैं। बहुत निकटतम संबंध था सीरिया के साथ बिंदुसार का। इसलिए सीरिया के शासक से बिंदुसार ने 3 चीज़ों का मांग किया। इन्होंने 3 चीज़ों की मांग की। सबसे पहला मिट्टी,
मदिरा, मीठी मदिरा मतलब शराब का। दूसरा मांग किया सूखी अंजीर का, वहाँ पे बहुत होता था, सूखी अंजीर का डिमांड किया। और तीसरा जो डिमांड था वह एक दार्शनिक का था, दार्शनिक का। सीरिया ने वो दो चीज़ें बिंदुसार के दरबार में भेज दी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। बोला कि हमारे देश में दार्शनिकों का बड़ा मान सम्मान है और हमारी कानून इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारी जो कानून है, हमारी कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं देती, इसकी इजाज़त नहीं देती है। इसकी इजाज़त क्या है? नहीं देती है ना। यानी कि सीरिया के शासक के साथ संबंध अच्छे थे। सीरिया के शासक के साथ संबंध अच्छे थे। अच्छे होने की वजह से बिंदुसार ने उस सीरिया के सम्राट से 3 चीज़ें मांगी। मीठी मदिरा, पूछा गया सवाल है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। लेकिन 2 चीज़ें भेजा, तीसरा चीज़ नहीं भेजा, क्योंकि उसने कहा कि हमारे देश का सर होता है दार्शनिक, इसलिए मैं नहीं भेज सकता, यह हमारी कानून इजाज़त नहीं देती। इसलिए उसने दार्शनिक को नहीं भेजा। कहा जाता है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय में विश्वास करने लगे। यानी कि आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी हो गए, अनुयायी। और यहाँ तक कि कहा जाता है कभी कभी इनके राज्य को सुशोभित करने वाला आजीवक संप्रदाय का, मतलब आजीवक संप्रदाय का जो ऋषि होते हैं, जो संत होते हैं, उन्हीं के हाथों में सौंप दिया जाता था। उन्हीं के हाथों में। एक आजीवक संप्रदाय के एक पंडित हैं जिनका नाम है पिंगल वत्स। पिंगल वत्स नाम है, एक साधु थे पिंगल वत्स, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। पिंगल वत्स नाम है इनका, पिंगल वत्स। और ये आजीवक संप्रदाय के सबसे बड़े पंडित हैं। कहा जाता है कि पिंगल वत्स के बारे में कि पिंगल वत्स का सबसे अधिक संबंध बिंदुसार के साथ था। बिंदुसार पिंगल वत्स से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और पिंगल वत्स ने ही भविष्यवाणी किया था कि बिंदुसार के बाद गद्दी पे अशोक सम्राट ही बैठेगा। पिंगल वत्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि इसके बाद अशोक सम्राट गद्दी पर बैठेगा। इन्होंने ये बात कहा था। ये सब बिंदुसार के समय में हो रहा है। पिंगल वत्स बिंदुसार के बीच में बड़ा प्यारा संबंध था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, है ना। देखिए, सबसे पहला मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। देखिए कितना मतलब फंटास्टिक है ना। बाप जैन धर्म को स्वीकारता है, बेटा आजीवक संप्रदाय को अपनाता है, फिर इनके बेटा बौद्ध धर्म को अपनाता है ना। ये गजब का मतलब मानसिकता की बात हो जाती है। इसमें गजब का मानसिकता है। कहने का मतलब है यहाँ तक जो ब्राह्मणवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा भारत अब विरोध करता है, वो यहाँ तक कहीं नहीं दिखता। अगर दिखता, अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती तो लोग इसे अपनाते, है ना। तो पिंगल वत्स जो है आजीवक संप्रदाय के संत थे और आजीवकों के साथ बिंदुसार का बहुत अच्छा संबंध था। और यही वजह था कि इन्होंने इस संप्रदाय के अनुयायी बन गए। पिंगल वत्स से निकटतम संबंध होने की वजह से इन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि बिंदुसार के बाद मौर्य की गद्दी पर अशोक सम्राट ही बैठेंगे। इन्होंने ये बात कहा था। तारानाथ के अनुसार, एक और भी फैक्ट से देख लीजिए, तारानाथ के अनुसार, है ना, ये तारानाथ के अनुसार, तारानाथ कहते हैं कि नेपाल के लोग और शख्स, है ना, यहाँ पे देख लीजिए एक जगह है जिसका नाम है खस्या। खस्या एक जगह है और नेपाल में। तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार के समय में खस्या और नेपाल में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक सम्राट को भेजा। दबाने के लिए अशोक सम्राट को भेजा।
कहाँ पे? नेपाल में। और अशोक सम्राट ने इस विद्रोह को दबाया ही नहीं, बल्कि इसको क्या किया? इस विद्रोह को जीत लिया, और जीत लेने के बाद वो अपने प्रदेश में ही इसको मिला लेता है, अशोक सम्राट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो बिंदुसार से संबंधित जितने भी फैक्ट थे एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाने वाले हैं, हम लोगों ने उसे ख़त्म किया। इसके बाद हम लोग अशोक सम्राट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अशोक सम्राट पढ़ते हैं, अशोक सम्राट।